ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP गायनोकोलॉजी में हमारे जो कल का लेक्चर था उसमें हमने वासोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने इसको जान लिया था। और अभी हम आज डिम्ब ग्रंथि यानी ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में कल नाम बता दिए थे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन 3 है, अंडरलाइन कर लेना। इनके बारे में आता है, पूछा जाता है विशेष तौर से, क्योंकि यही हार्मोन हैं 3 जिनके बारे में आपको खास पता होना चाहिए। गायनोकोलॉजी इस पे टिकी हुई है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं फीमेल के लिए खास तौर से, क्योंकि एस्ट्रोजन हीट में लाएगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपको पता है कि जेस्टेशन पीरियड को मेंटेन रखेगा, और रिलैक्सिन जो है वो जब पार्चुरेशन होगा तो ये हार्मोन विशेष कार्य करेगा रिलैक्स करने का। पोस्टीरियर भाग जहाँ से टोटल जो है वो हम कहते हैं ना कि जानवर ने पुड़े तोड़ लिए, तो ड्यू टू द रिलैक्सिन। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द एस्ट्रोजन। यह हार्मोन स्टीरॉयड है। इसका उत्पादन स्क्रीशन नेमन से होता है। पहला जो है वो ओवेरियन फॉलिकल, अभी पीछे हमने पढ़ा, ओवरी पे फॉलिकल मैच्योर होता है, ओवा फूटता है। तो ये जो है डिम्ब ग्रंथि पुटक ओवेरियन फॉलिकल की सबसे अंदर परत ग्रेनुलोजा सेल से भी ये स्क्रीट होता है। उसके बाद में सीएल, कार्पस ल्यूटियम, सीएल से भी ये हार्मोन जो है स्क्रीट होता है। उसके बाद में प्लेसेंटा, ये भी इस हार्मोन को स्क्रीट करता है। उसके बाद में एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका कोर्टेक्स, मेडुला और कोर्टेक्स, तो इसमें कोर्टेक्स। ये हार्मोन का टारगेट, इस हार्मोन का टारगेट जो है मादा प्रजनन अंग व मेमोरी ग्लैंड्स होता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट, इसके कार्य जो है अभी इसमें सारा लगभग कंप्लीट हम कवर कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हैं कार्य इसके, इंपॉर्टेंट ही नहीं, इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखो, क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन इन तीनों का वर्णन कहीं ना कहीं आपसे जरूर पूछा जाएगा। यह हार्मोन परिपक्व ग्राफिन फॉलिकल के द्रव्य में होता है। इसकी मात्रा 50 से 90 मिलीग्राम पर 100 ml होती है द्रव्य, अथवा 2 से 3 ml प्रति पुटक, यानी कि एक प्रति जो है फॉलिकल। मध्यकाल में वेजाइना का विकास वह उसका क्रेटिनाइजेशन करता है, ताकि संभोग के समय म्यूकस मेम्ब्रेन को चोट नहीं पहुंचे, विशेष रूप से कुतिया व बिल्लियों में। क्रेटिनाइजेशन न्यू रखता है इसको, यानी यूं आप इसको समझ लीजिए, बिल्कुल जो है वो जो पुराना है जो उस पे उसका क्रेटिनाइजेशन, यानी कि स्किन का क्रेटिनाइजेशन मैंने आपको समझाया था। स्किन में स्किन देखिए, नीचे से स्किन जो है बढ़िया आती रहती है और ऊपर से अपने आप जो है वो खत्म होती रहती है, दैट इज क्रेटिनाइजेशन। तो इसी तरह से ये वेजाइना में क्रेटिनाइजेशन और उसका विकास का कार्य खास तौर से करता है, ताकि वो फ्रेश रहे और
क्वाइटस के समय, संभोग के समय उस पर कोई चोट ना आए, क्योंकि अगर खुरदरा है, रगड़ा है तो दिक्कत आएगी। सर्विक्स व गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम का विकास बहुत इंपॉर्टेंट। एंडोमेट्रियम जो पूरा का पूरा यूट्रस का मेन पार्ट है, सर्विक्स उसका मुंह जो है यूट्रस का, इनका जो है वो विकास, डेवलपमेंट, गर्भाशय में संकुचन पैदा करना ताकि स्पर्मेटो आसानी से डिंब नलिका तक पहुंच जाए। कंट्रैक्शन यूट्रस के अंदर, ताकि जो आपने एआई के द्वारा जो स्पर्म सीमन जो छोड़ा है, उसमें जो स्पर्म है आपने सर्विक्स के मिड या सर्विक्स के मुंह पे छोड़ा है, तो अगर वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं हो तो ये स्पर्म, क्योंकि ये स्पर्म की गति को और गतिमान बनाता है, अगर उसमें कंट्रैक्शन होता है तो वो उसको डिंब नलिका की तरफ आसानी से पहुँच जाए, जहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होना है एम्पुला में। सर्विक्स व वेजाइना का रिलैक्स, ढीला करना, ये मैंने शुरू में आपको बताया, रिलैक्स करता है ये सर्विक्स व वेजाइना को। गर्भाशय में ल्यूकोसाइट व एंटीबॉडी के स्तर में वृद्धि कर स्थानीय संक्रमण को रोकने में सक्षम बनाना। वेरी गुड। ल्यूकोसाइट्स जो हैं और एंटीबॉडी, क्योंकि बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन है, कहीं स्पर्म को नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो वो जितना भी उसमें कोई संक्रमण इन्फेक्शन है उनको वो ल्यूकोसाइट पहले ही इंगल्फ कर लेते हैं, एंटीबॉडीज जो उनको डेड कर देती है। मादा पशु में मद के लक्षण पैदा कर मादा को समागम के लिए तैयार करना तथा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि, बाल, पक्षियों में पर यानी कि पंख पर प्लुमेज का विकास करना, दुग्ध ग्रंथियों का विकास करने में सहायक करता है। इसीलिए इसे मादा जाति प्रभावित फेमिनिन हार्मोन भी इसको विशेष तौर से अंडरलाइन कर लेना कहते हैं। एस्ट्रोजन अस्थि विकास को रोकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थि विकास को, यानी कि नाउ यू आर नाउ मैच्योर, अब आपकी वृद्धि नहीं होगी, तो अस्थि जो बोन है उसकी जो है ग्रोथ है, बढ़ना, उसको रोक बंद कर देता है। ये भी नेचर ने बड़ा एक कमाल का वो फिनोमिना फिट किया है, वरना तो ये आदमी बढ़ता ही चला जाता, जानवर बढ़ता ही चला जाता, पता नहीं कितने कितने बड़े होते। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन उस अस्थि की वृद्धि को, यानी कि बोन के ग्रोथ को रोकता है तथा यौवन अवस्था के पश्चात एपिफाइसिस का अस्थि भवन या ओसिफिकेशन कर मादा में अस्थि वृद्धि को नियंत्रित करता है। ओसिफिकेशन, बंद होना, विकास का बंद होना उसके अस्थि के। एपिफाइसिस, आपने फाइसिस एपिफाइसिस बोन आपने उसमें एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जो उसकी एपिफाइसिस सिरे हैं उनका वहाँ से बढ़ना जो रोक देता है, तो वृद्धि रुक जाती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, यूं कहिए इसको। गर्भकाल के अंतिम समय पर यह हार्मोन अपरा प्लेसेंटा से स्रावित होता है, गर्भकाल के अंतिम समय पर, तथा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा व पेल्विक लिगामेंट को ढीला करता है। तो ये रिलैक्सिन भी काम करता है, लेकिन इसके साथ ये भी पेल्विक लिगामेंट को ढीला करता है। तो ये दोनों हार्मोन आपको अगर पूछा जाता है कि पेल्विक लिगामेंट को लूज करने में, ढीला करने में कौन कौन से हार्मोन जो है विशेष अपना योगदान देते हैं, तो इसमें आप इसको एस्ट्रोजन को भी नहीं भूलेंगे आप, एस्ट्रोजन, ताकि प्रसव क्रिया आसानी से हो सके।
दुष्प्रभाव। यदि ये हार्मोन अधिक मात्रा में या बार बार देते हैं तो सिस्टिक ओवरी, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ओवरी पर सिस्ट जो है वो बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिससे ओवा अब बाहर नहीं आएगा, ओवा ओवरी से बाहर नहीं आ सकता, और बार बार जो है वो इस लेवल को बढ़ाता रहेगा तो ये ओवरी सिस्टिक हो जाएगी अगर आप एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा देते हैं। निम्फोमेनिया नामक रोग है, जानवर निम्फोमेनिक हो जाता है, फीमेल, वो लगातार हीट में रहती है। कुतियों में तो अस्थि मज्जा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और रक्त अल्पता यानी कि फैटल एनीमिया हो जाता है, एनीमिक कंडीशन आ जाती है उसके अंदर ज़्यादा एस्ट्रोजन देने से। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको यूज़ करना है बड़े ध्यान से। तो ये हार्मोन दो प्रकार से, यह हार्मोन रासायनिक रूप से स्टेरॉयड है तथा वसा में घुलनशील है, इसलिए इसे इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, कभी भी इसको आईवी नहीं देते। यह हार्मोन दो प्रकार से उपलब्ध हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नेचुरल में एस्ट्रोडियोल, एस्ट्रोन व एस्ट्रियोल ये प्राकृतिक है। ये प्रेग्नेंट मेयर व वुमन के पेशाब, यूरिन तथा मादा के प्लेसेंटा एवं एमनियोटिक फ्लूइड से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने कई बार, पता नहीं ये सुना है या नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना ही नहीं है बल्कि इसको आजमा के भी देखा है। लेकिन सुना तो उन लोगों से ही था जो ये ज़्यादातर व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग से जानवरों का। एक बार किसी ने मैंने उसको, व्यापारी को, दूसरे को कहते हुए सुना, तो उस एक ने पूछा कि भाई मेरा जो गाय या भैंस है वो जो है, एक तो उसका अडर नहीं डेवलप होता ज़्यादा, एक उसके थन बड़े छोटे हैं। तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा साइंटिफिकली उनको पता है, ये नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो क्यों है ये नहीं है, लेकिन उनको ये पता था। तो उसने कहा कि मैं एक तरीका बताता हूँ कि जब ये जानवर ब्याए तो आप ऐसा करना, ये जो मटंडी फूटेगी, सेकंड बैग जो है मटंडी फूटेगी, तो आप इसको ऐसे करना, इसको जो है वो तोड़ना और इसमें से जो लिक्विड निकलेगा वो आप उसमें रख लेना, बट्ठल में। वो पूरा का पूरा लिक्विड आप इसको पिला देना। तो उसने कहा इससे क्या हुआ? कहता है ये तेरा काम हो जाएगा, बस मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो ये उस समय ऐसा लगा कि जैसे ये क्या नई चीज़ ये बता रहा है, कमाल की बात है। जो चीज़ प्रभु ने बाहर फेंकने के लिए बनाई है उसको ये जानवर को ही पिला रहा है। लेकिन ये बाद में ये समझ आया, जब इसको स्टडी किया तो पता चला कि भाई अभी हमने पढ़ा है, पीछे देखा ना अभी, कि प्लेसेंटा भी एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है लास्ट ट्राइमेस्टर। अब आप देखिए, अगर उसके अंदर एस्ट्रोजन है, अगर वो एस्ट्रोजन आप उसको दे रहे हो तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि ये अडर और टीट के विकास में, डेवलपमेंट में काम करता है। तो ये कार्य ये ऑटोमेटिक हो गया ना जब आपने एक्स्ट्रा उसको दिया, बजाय कि कोई इंजेक्शन लगाने के। तो ये एक बड़ा अच्छा तजुर्बा मुझे मिला फील्ड से। तो मैंने भी कई लोगों को ये राय दी तो उन्होंने कहा जी ये ठीक हो गया। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। यहाँ कई बार कहते हैं कि जी जानवर बड़ा करड़ है, करड़ कहते हैं बहुत ज़्यादा थन को जोर लगाना पड़ता है तब दूध आता है। तो उन जानवरों को भी मैंने पिलवा के देखा।
उसमें एक मेडिसिन और जो है मिलाई, तो ये एक बड़ा काम कर गया, बिल्कुल सही हो गया ये। तो ये कई चीज़ें हैं, ये नुक्ते हैं, कई बार फील्ड से हमें हाथ में आ जाते हैं, लेकिन उनको भी किसी डॉक्टर ने ये यहाँ का जो इस चीज़ को पढ़ा, जिसने जानकार था, उसने बताया कि भाई इसको पिला दो, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन होता है। तो ये चीज़ें जो है मैं आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कभी इसकी आपको आवश्यकता पड़ती है तो ये एक बड़ा काम की चीज़ है, क्योंकि ये प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूइड से, ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड से प्राप्त किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड में भी होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड ही तो पिलाने के लिए उसने बोला। तो कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से ये भी यूज़ किए हैं स्टिलबेस्टिरॉल और डाईथाइल स्टिलबेस्टिरॉल, ये जो है नाम से ये आते हैं रूप में, कोल तार और स्टीरॉयड से कृत्रिम रूप से ये बनाए जा सकते हैं। तो ये स्टिलबेस्टिरॉल या डाईथाइल स्टिलबेस्टिरॉल के नाम से तो ये मार्केट में अवेलेबल है, और इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और जो भैंस, ये ध्यान रखना, ये यहाँ नहीं दिए हुए, ये प्रैक्टिकल बातें फील्ड की बता रहा हूँ, कभी भी दूध देने वाली भैंस को इसको कभी लगा मत देना। कोई ये कहे जी मेरी भैंस जो है वो बोल नहीं रही है और आपने उसको ये हीट में लाने के लिए लगा दिया, तो ये समझ लेना कि आपने बहुत बड़ा उसका नुकसान कर दिया। दूसरे दिन दूध जो है वो उसमें जो है वो ऐसा लगेगा जैसे जमा हुआ दूध थनों में आने लग गया। तो ये गलती मत करना, कभी अंडरलाइन कर लेना इस बात को, इसमें नहीं है लेकिन लिख लेना आप अपनी इस बुक में, अपनी प्रैक्टिकल डायरी में लिख लेना, नोटबुक में या क्लिनिकल डायरी में लिख लेना। इसको मेन तौर से क्लिनिकल डायरी में लिखो, कभी भी भूल के भी गलती से भैंस को जो दूध देती है, हिफर में कोई बात नहीं, अगर आप लगा दे तो हिफर जो ब्याही हुई नहीं है उसको ताब में लाने के लिए ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह दोनों प्राप्त हार्मोन कृत्रिम हार्मोन प्रकृति में एक समान होते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं, तो बाजार में निम्न नामों से उपलब्ध हैं। तो ये EOPE के नाम से है, कंपनी उपजोहन और डायोसाइलिन सिबा प्रोजिनोन बी शेयरिंग स्टिलबेस्टिरॉल डाईथाइल स्टिलबेस्टिरॉल के नाम से है। चिकित्सा है तो ये हार्मोन निम्न हेतु काम में लिया जाता है, पशु को मद में लाने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ मैंने कहा है वहाँ नहीं लगाना। अबॉर्शन ऑफ मम्मीफाइड फीटस अथवा फिजियोलॉजिकल अबॉर्शन के लिए भी इसको काम में लेते हैं, अबॉर्ट करवाने के लिए, क्योंकि ये सर्विक्स में आपने अभी देखा कि ये संकोचन पैदा करता है, उसमें यूट्रस में एंड सर्विक्स को खोलता है। पायोमेट्रा में मवाद अगर है तो यूट्रस को संकोचन करके उसको बाहर निकाल देगा। पायोमेट्रा पस इन यूट्रस। पायो कृत्रिम रूप से मादा पशु में दुग्ध उत्पादन हेतु ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बैलेंस लगाते हैं आजकल, जो ब्याती नहीं है उनसे भी दूध प्राप्त करने का ये तरीका कृत्रिम रूप से। और श्वान में स्पेड फीमेल में स्वतः मूत्र त्याग के लिए, स्पेड फीमेल, स्पेड जिनकी बच्चेदानी निकाल दी गई, श्वान में बाह्य करण मादा में स्वतः मूत्र त्याग के लिए इसको लगाते हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन की पूरी हिस्ट्री थी, इसमें 2.5 नंबर का भी वो पूछ सकता है और मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, लेकिन ये आएगा बहुत ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इस हार्मोन को कार्पस ल्यूटियम हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को
कार्पस ल्यूटियम हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि सीएल से ही तो है, मिलता है। क्योंकि ये ओवुलेशन के पश्चात ग्राफिन फॉलिकल के थिका इंटरना व ग्रेनुलोजा कोशिकाओं की आंतरिक परत द्वारा स्रावित होता है तथा LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन द्वारा ये नियंत्रित होता है, कंट्रोल कर लिया जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य। यह हार्मोन गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने हेतु गर्भाशय की आंतरिक परत की वृद्धि व उसी से यूट्राइन मिल्क को स्रावित कर भ्रूण को स्थापित करने हेतु जरूरी हार्मोन। गाय, भैंस, भेड़, घोड़ी व सूरी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन LH व FSH हार्मोन के स्रावन को रोकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन LH व FSH के स्रावन को रोकता है तथा नया ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनने देता। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर नया ग्राफिन फॉलिकल बनेगा तो ओवर रिलीज होगा, अगेन फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन वो गर्भकाल है, इसलिए दूसरा बच्चा नहीं जो है आ सकता, फर्टिलाइज नहीं हो सकता एग, तो एग ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइज कहाँ से होगा। तो इसलिए जो ज्ञापन है उसमें कभी भी दोबारा ये फर्टिलाइजेशन ऐसा नहीं होता। तो इसको रोकने के लिए ये आपने देखा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये ग्राफिन फॉलिकल को बनने नहीं देता। अतः मध्य विश्राम काल डाइएस्ट्रस को बनाए रखता है। मध्य विश्राम काल इसका सबसे मुख्य कार्य पूर्ण गर्भकाल को बनाए रखना तथा गर्भित मादा में भूख में वृद्धि कर पोषक तत्वों का पूर्ण उपयोग करने की क्षमता बढ़ाना, जिससे मादा का शारीरिक वजन बढ़ जाता है। मादा पशु में ममत्व का विकास करना, कल भी हमने पढ़ा था। रिलैक्सिंग, ममत्व, प्यार जताना। हैबिचुअल अबॉर्शन रोकने के लिए इसे लगाते हैं। बार बार अगर अबॉर्शन हो जाता है ना, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है। मादा पशुओं में समकालिक मध्य सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस हेतु भी इसे लगाते हैं, ताकि पशुओं में प्रसव मालिक की इच्छा अनुसार समय पर एक साथ हो सके, गाय, भेड़ व सूअर में। इस तरह इसको सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्ट्रस में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पहले समझा दिया है, और अगर बाय द वे नहीं है समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले हम इस सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।